नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा। इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार पुनः इस सिविल जज और एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास में जो इसका ऑनलाइन आपको वीडियो दिया जा रहा है, तो उसमें बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं जो बच्चे बैठे हैं और जो बच्चे मोबाइल में हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो दुष्प्रेरण मैंने शुरू किया था, दुष्प्रेरण श्रृंखला का मेरा वीडियो है ये। उसका मैंने पार्ट फर्स्ट कल बताया था आपको, आज उसका पार्ट 2 है और पार्ट 2 में भी ये कंप्लीट नहीं होता दिख रहा है। ये धारा 116 तक बताया हमने, अभी इसकी धारा 117, 18, 19, 20 और इसकी 17, 18, 19, 20 मतलब 4 धाराएं इसकी और हैं। इसका हमको एक पार्ट और बनाना होगा, पार्ट 3, वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। और ये हमारा धारा 108 का से लेकर के कहाँ तक है, धारा 116 तक। और ये हमारा आईपीसी का वीडियो पार्ट जो है वो कौन सा है, 22वां है। तो चलिए अब चलते हैं। कल हमने आपको पिछले वीडियो बताया था कि दुष्प्रेरण क्या है, किस तरह से दुष्प्रेरण हो सकता है, दुष्प्रेरक कौन है, और दुष्प्रेरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताई थी, जैसे कि अगर अपराध नहीं किया जाता दुष्प्रेरण के अंतर्गत तब भी दुष्प्रेरण के लिए दायी होता है। बहुत सारी चीज बताई थी जो स्पष्टीकरण है धारा 108 के, तो वो बताए थे मैंने, उससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। धारा 108 का, तो भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, तो ये धारा इम्पोर्टेंट है, बाद में जोड़ी गई है। 108 धारा जो है वो, इसका मतलब ये है कि भारत के बाहर से जो है वो दुष्प्रेरण किया सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हम किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित कर रहे हैं, वो व्यक्ति भारत के बाहर है, तो जहाँ पे भारत की सीमाएं लागू नहीं होती उसके बाहर है, तो दुष्प्रेरण का अपराध होगा। यदि जो दुष्प्रेरित कार है वो भारत में यदि अपराध है, तो एक क्वेश्चन तो आप यही पूछता है कि क्या भारत के बाहर से दुष्प्रेरण हो सकता है या भारत से बाहर दुष्प्रेरण हो सकता है। तो हो सकता है, निसंदेह हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जिस बात पर दुष्प्रेरण किया गया हो वो बात जो है भारत में जो है वो अपराध होनी चाहिए। मैंने आईपीसी के अंतर्गत या किसी अन्य धारा, अन्य एक्ट के अंतर्गत वो अपराध है तो दुष्प्रेरण हो सकता है। चलिए हम अगले चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं ये, जनरली लोग हम इसको पढ़ते नहीं हैं या समझ में नहीं आती है, तो मैं आज वही प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से सरल सरल भाषा में आपको ये समझाई जाए। इसमें क्या कहा गया है कि दुष्प्रेरण का दंड, किसका दंड, दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए और उस अपराध का दंड उपबंधित नहीं है, माने कोई ऐसा अपराध, ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है जिसके दुष्प्रेरण के लिए कोई अलग से दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, जो अभियुक्त है, जो दुष्प्रेरक है, उसको किस दंड से दंडित किया जाएगा, क्योंकि दंड का उपबंध अलग से कहीं पे नहीं है। तो इस स्थिति में क्या लिखा है कि वह दुष्प्रेरित अपराध, जिस अपराध का उसने दुष्प्रेरण किया है, तो उस अपराध के लिए जो उपबंधित दंड है उससे दंडित किया जाएगा। माने अगर उसने चोरी का दुष्प्रेरण किया है और चोरी का दुष्प्रेरण जो है वो अलग से कहीं दंडनीय नहीं बनाया गया है, तो क्या किया जाएगा, उसको भी ये मान लिया जाएगा कि उसने चोरी की है और उसको चोरी का ही जो दंड है वो उस दंड से उसको दंडित किया जाएगा। बहुत सिंपल बात है ये। फिर आगे चलते हैं हम। धारा 110 है आपकी। 110 में क्या कहा गया है कि दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरण के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है, मैंने जिस व्यक्ति को हमने दुष्प्रेरित किया, हम मान लीजिए थोड़ी देर के मान लीजिए हम दुष्प्रेरक हैं और हमने किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया कि आप जो है वो किसी ग्रह में आग लगा दो, है ना, और वो व्यक्ति जो दुष्प्रेरित है, उसको हमने दुष्प्रेरण किया, वो दुष्प्रेरित है, वो व्यक्ति घर में आग लगाता है, लेकिन उसी दौरान क्या करता है, वो चोरी कर लेता है, तो वो दुष्प्रेरण से भिन्न आशय से काम कर रहा है ना, तो इसके लिए जो है वो दायित्वाधीन नहीं होगा, इसके लिए दायित्वाधीन नहीं होगा। और दंड क्या होगा उसका, भिन्न आशय से कार्य करता है, उसी दंड से दंडनीय होगा जो दुष्प्रेरक ने किया है। फिर आप देखते हैं धारा 111, तो दुष्प्रेरक का दायित्व, इसका दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया जाता है। जैसे हमने किसी कार्य का दुष्प्रेरण किया और जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है उससे भिन्न कोई कार्य करता है, तो क्या जो भिन्न कार्य किया, उसने भिन्न कोई अपराध किया, उसके लिए दुष्प्रेरक दायी होगा
कि नहीं होगा। तो इसमें मुख्य रूप से ये बताया गया है। तो इसमें ये देखा जाएगा कि यदि जिस बात का हमने दुष्प्रेरण किया है और उसने उस दुष्प्रेरित कार्य से भिन्न कोई कार्य किया है, तो जो भिन्न कार्य है यदि वो उस कार्य का जो दुष्प्रेरित कार्य है उसका अगर अधिसंभाव परिणाम है ना, अधिसंभाव परिणाम है, तो दुष्प्रेरक जो है वो उस विस्तार तक जो है वो दंडनीय होगा, उस विस्तार तक दायित्वाधीन होगा। और समझ में आ गई। हमने किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया, उस व्यक्ति ने क्या किया, इस बात को हमने दुष्प्रेरित किया, उसने भिन्न कोई काम किया, उसने कोई भिन्न अपराध किया, तो उस अपराध के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व क्या होगा। तो इसमें यह देखा जाएगा कि क्या जो दूसरा काम किया गया है, तो दुष्प्रेरित अपराध है उसका अगर अधिसंभाव परिणाम है वो अपराध जो भिन्न अपराध किया गया है, तो फिर उस अपराध के लिए उसको दायित्वाधीन भी माना जाएगा जो भिन्न अपराध हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। धारा 112 सेक्शन 112, इसमें क्या बात कही गई है। तो दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए भिन्न कार्य के लिए आंतरिक दंड से दंडनीय होगा। तो इसमें भी वही बात है लगभग कि इसमें जो है दुष्प्रेरक वो काम तो कर ही रहा है और उसके अलावा कुछ भिन्न काम कर रहा है, उसके अलावा क्या कर रहा है, कुछ भिन्न काम कर रहा है। तो यदि भिन्न कार्य स्वतः अपने आप में अपराध है तो वो उस भिन्न अपराध के लिए भी दंडनीय होगा। लेकिन ये धारा से बताया गया है कि ये धारा 111 के अधीन है। माने कि जो भिन्न काम किया गया है वो दुष्प्रेरित कार्य का जो है वो अधिसंभाव परिणाम होना आवश्यक है। अगर अधिसंभाव परिणाम नहीं है तो ये बात धारा लागू नहीं होगी। तो धारा 111 के अधीन अधिसंभाव परिणाम है और जो भिन्न काम किया गया, भिन्न अपराध किया गया है, यदि वो अपराध अलग से दुष्प्रेरित अपराध के अलावा अलग से अगर दंडनीय है, स्वतः अपराध है, तो उस अपराध के लिए दायित्वाधीन होगा। लेकिन शर्त क्या है, 111 शर्त क्या थी, अधिसंभाव परिणाम होना चाहिए। भिन्न काम जो है वो दुष्प्रेरित अपराध का अधिसंभाव परिणाम हो तभी वो दायित्वाधीन होगा। अगर अधिसंभाव परिणाम नहीं है तो वो दायित्वाधीन नहीं होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। धारा 113 में दुष्प्रेरित कार्य से कार्य उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा जो है वो आश्रित से भिन्न है। तो इसमें बड़ी स्पष्ट बात कही गई है कि दुष्प्रेरक ने क्या किया, दुष्प्रेरित किया, और उस व्यक्ति ने जो दुष्प्रेरित है उसको दुष्प्रेरित किया गया है ना, दुष्प्रेरित है, उसने कोई भिन्न आश्रय से कोई काम कर दिया। तो जो भिन्न आश्रय से जो काम कर दिया, अपराध कर दिया, उसके लिए दुष्प्रेरक का क्या दायित्व होगा, क्या दुष्प्रेरक उसके दंडनीय होगा। उसको शर्तें हैं। तो यदि दुष्प्रेरक जानता था तो वह भिन्न कार्य के लिए दायित्वाधीन होगा। माने इस पे क्या देखा जा रहा है, दुष्प्रेरक की जानकारी, दुष्प्रेरक की जानकारी है अगर कि जिस बात पे हमने दुष्प्रेरित किया है तो वो ये काम भी कर सकता है या ये काम भी उससे हो सकता है। तो यदि वो जानता था, कौन जानता था, दुष्प्रेरक, तो वो उस अपराध के लिए जो अलग से हुआ, भिन्न आश्रित अपराध हुआ है, उसके लिए भी जो दायित्वाधीन होगा। दुष्प्रेरक द्वारा घोर उपपत्ति के लिए उकसाता है। ये एग्जाम्पल दिया गया है ना, एग्जाम्पल दिया गया है, दृष्टांत एग्जाम में आता है कि दुष्प्रेरक है वो क्या करता है, एक व्यक्ति को जो है वो दूसरे व्यक्ति की घोर उपपत्ति करने के लिए उकसाता है। और मृत उस उकसाहट में क्या करता है, दुष्प्रेरित व्यक्ति है वो उसको घोर उपपत्ति पहुंचाता है, लेकिन कुछ उपपत्ति ज्यादा हो जाती है और उस व्यक्ति की क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। तो यदि दुष्प्रेरक संभाव जानता था है कि घोर उपपत्ति करने से जो है वो किसी व्यक्ति को जो है वो मृत्यु भी हो सकती है, तो वो जो है वो जो हत्या हुई है ना, जो हत्या हुई है उस हत्या के अपराध के लिए भी जो है दंडनीय होगा। और ऐसा माना जाएगा उसने हत्या का दुष्प्रेरण किया, ऐसा क्या माना जाएगा, उसने हत्या का भी दुष्प्रेरण किया, जबकि हत्या का उसने दुष्प्रेरण नहीं किया था। उसने दुष्प्रेरण काहे किया था, घोर उपपत्ति किया था, लेकिन दुष्प्रेरक जानता था कि घोर उपपत्ति से जो है वो क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, हत्या भी हो सकती है। तो यदि वो संभाव जानता था ऐसा हो सकता है, तो जो वो भिन्न अपराध हुआ है ना, हत्या हो गई, तो उसने घोर उपपत्ति के लिए उकसाया था, तो हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दायित्वहीन होगा वो। फिर आगे हम चलते हैं। अगली सेक्शन में आपकी 14 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है आपका ये।
तो दुष्प्रेरक को जो है हमने बताया था पिछले वीडियो में कि दुष्प्रेरक जो है वो द्वितीय अपराधी होता है। मुख्य अपराधी कौन होता है, प्रथम अपराधी कौन होता है, जो घटनास्थल पर सक्रिय होता है ना, वो मुख्य अपराधी होता है। दुष्प्रेरक जो है वो घटनास्थल से बाहर होता है, तो उसका काम क्या है, सिर्फ उकसाना, षड्यंत्र द्वारा भी कर सकते, षड्यंत्र में शामिल होकर के या शासक सहायता करके हो। लेकिन ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि दुष्प्रेरक अगर घटनास्थल पर उपस्थित हो जाए, तो उसी स्थिति के बारे में हमारी धारा 114 बतलाती है। उसमें कहती है कि अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति, माने घटनास्थल पर यदि दुष्प्रेरक उपस्थित हो जाता है तो क्या माना जाएगा, ये विधि ये मानेगी कि उसने ही, माने दुष्प्रेरक ने ही जो है वो ऐसा अपराध किया है। यहाँ पे चीज और बता रहे हम कि केवल उपस्थिति जरूरी है, ये जरूरी नहीं कि उसने कोई सक्रिय सहयोग किया हो, कोई सक्रिय सहयोग किया हो, ये जरूरी नहीं है। बस जरूरी क्या है कि दुष्प्रेरक जो है वो जहाँ पे अपराध किया जा रहा है उस स्थान पे जो है वो हाजिर हो जाता है। भले उसने कोई मारपीट नहीं की, उस अपराध में कोई सहयोग नहीं किया, केवल क्या किया, घटनास्थल पर जो है वो उपस्थित था, दुष्प्रेरक घटनास्थल पर उपस्थित था। तो विधि क्या मान लेगी, विधि ये मान लेगी कि ऐसा अपराध जो है वो स्वयं किसने किया है, दुष्प्रेरक ने किया है। तो ये पूछता है तो क्या होगा यदि दुष्प्रेरक घटनास्थल पर उपस्थित हो जाए, तो ये विधि ये मान लेगी कि स्वयं उसने अपराध किया है। फिर आगे चलते हैं धारा 115, तो धारा 15 के 2 खंड है, एक खंड और आपका ये दूसरा खंड। तो इनको जरूर देखिएगा, इसमें मुख्य रूप से दंड पूछता है कि क्या दंड दिया सकता है। यहाँ बात करते हैं मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय, माने ऐसे अपराध जो मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से दंडनीय है, उस अपराध का दुष्प्रेरण, माने कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता है। हमने बताया था कि अगर हमने दुष्प्रेरण किया है, भले दुष्प्रेरक व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है, हमारा कहना नहीं माना है, तब भी हम दुष्प्रेरण के नाते जो है वो दुष्प्रेरक के नाते दायित्वहीन होते हैं। ये विधि तो हमने पहले स्पष्ट कर दी, धारा आपका 108 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ये। तो क्या दंड होगा उसका, तो यदि दंड का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, यदि दंड का स्पष्ट प्रावधान है हमारी आईपीसी में, उसको वो दंड मिल जाएगा। यदि दंड का प्रावधान स्पष्ट नहीं दिया गया है, तब फिर उसको कौन सा दंड मिलेगा, तो लिखा हुआ है कि उसको जो है वो 7 वर्ष तक का कारावास, जो दोनों तरह का हो सकता है। जैसे मैंने बताया था कि कारावास जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, सादा और कठोर, है ना, सादा और कठोर। तो 7 वर्ष का दोनों तरह में से कोई भी या तो कठोर हो सकता है या सादा हो सकता है, ये दंड से दंडनीय होगा। और यहाँ पे या नहीं लिखा हुआ है ना, और मतलब साथ में क्या होगा, जुर्माना से भी दंडनीय होगा। तो यदि कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करता है, लेकिन दुष्प्रेरण के अनुसरण में जो है अपराध नहीं किया जाता, तो फिर दंड क्या होगा, तो दंड जो अगर बंधित है कहीं पे आईपीसी वगैरह वो बंधित है, तो उस दंड से दंड नहीं होगा। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि अगर कोई अलग से दंड का प्रावधान किसी धारा में नहीं है, तब फिर क्या दंड, न्यायालय क्या दंड देगा उसको, तो न्यायालय जो है उसको 7 वर्ष तक का कारावास, कारावास दोनों तरह का हो सकता है, सादा हो सकता है या कठोर हो सकता है, दोनों का कारावास, और साथ और लिखा है ना, मैंने साथ, और साथ में क्या कर सकता है, जुर्माना भी देगा, जुर्माना भी देगा। अब नीचे चले आते हैं, यदि अपराध किया जाता है, ऊपर वाले में क्या था, अपराध नहीं किया जाता। अगर हमने कोई मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण किया है और जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है वो अपराध करता है, तब क्या होगा, यदि अपराध किया जाता है और किसी व्यक्ति को क्या की जाती है, उपाधि कायद की जाती है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये कि कार्य को किया जाना आवश्यक है ही, साथ में उस कार्य से जो है वो किसी व्यक्ति को जो है वो उपहति माने चोट जो है वो पहुंचना आवश्यक है, उपहति कायद की जाती है, तो दंड जो है वो दुगना हो जाएगा, ऊपर वाले का दुगना, माने ऊपर वाले क्या है 7 दुगना कितना होगा 14, तो दुगना कर लीजिए, तो उसको कारावास या 14 वर्ष, ये भी दोनों तरह का हो सकता है, और जुर्माना भी, है ना, और जुर्माना भी। यदि कार्य अपराध नहीं किया जाता, कोई अलग से प्रावधान नहीं है, तो दंड क्या है आपका 7 वर्ष और जुर्माना। यदि अपराध किया जाता है और उस अपराध किए जाने से किसी व्यक्ति को जो है वो चोट पहुंचती है, माने उपहति पहुंचती है, तो थोड़ा सा मामला गंभीर हो जाता है,
तो क्या कहता है, दंड को दुगना कर दिया गया है, माने 7 से दुगना करके 14 कर दिया गया। तो 14 वर्ष का कारावास और जुर्माना भी। चलिए अगला हम देखते हैं धारा 116। तो इसमें भी जो है वो 2 खंड दिए गए हैं। पहला खंड आपका ये है, दूसरा खंड आपका ये है। ये भी सिंपल धारा है, इससे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपके। तो कारावास से दंडनीय अपराध का, यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, मृत्युदंड और आजीवन कारावास की बात हो रही थी। अब कुछ अपराध, बहुत सारे ऐसे अपराध हैं केवल कारावास से दंडनीय है ना, माने उनमें सिर्फ सजा होती है। सजा किस तरह की होती है, जेल होती है ना। तो कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध ना किया जाए, सेम बात है, अंतर कितना है, इसमें मृत्यु या आजीवन कारावास दंडनीय अपराध है, इसमें जो है वो कारावास से दंडनीय अपराध है। और यदि अपराध ना किया जाए, यदि अपराध ना किया जाए तो दंड क्या होगा। तो यदि कोई स्पष्ट दंड सी धारा में बताया गया है तो वो दंड होगा, लेकिन शर्त इसमें धारा में क्या बताया गया, अगर उस दंड उसके लिए कोई स्पष्ट रूप से दंड का प्रावधान नहीं है हमारी आईपीसी में, तो फिर क्या होगा, जो जिस बात का उसने दुष्प्रेरण किया है, जिस अपराध को उसने दुष्प्रेरण किया है, उस अपराध के जो कारावास है उसकी अधिकतम अवधि का कितना, 1/4। याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए किसी ने 3 वर्ष के कारावास दंडनीय अपराध दुष्प्रेरण किया और काम नहीं किया, जो उसने जिस बात दुष्प्रेरण किया अपराध का, वो अपराध नहीं किया गया, सजा क्या होगी, 1/4। तो उसका दंड कितना है, मान लीजिए 3 वर्ष है, 3 वर्ष का 1/4 हम कैसे निकालेंगे, तो 3 वर्ष का आधा कितना हो जाएगा आपका, 1.5 वर्ष। और 1.5 वर्ष का आधा जो है वो 1.5 वर्ष का आधा 1.5 वर्ष का आधा कितना है, मैंने 1/4 निकाल रहा हूँ, 3 का 15 और 7.5 कितना हो जाएगा, 7.5 माह है ना। तो 7.5 माह हो जाएगा उसका, है ना। माने कि आपका 7 महीना 15 दिन। फिर आगे चलते हैं, दूसरी स्थिति ये बताती है कि यदि दुष्प्रेरित या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो, माने कि यहाँ पे जो लोक सेवक है इनका कर्तव्य होता है, लोक कर्तव्य होता है कि अपराध को जो है वो रोके, और इनके द्वारा अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है ना, इनके द्वारा अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है या इनके द्वारा अपराध किया गया, दोनों भाव में। यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित, दुष्प्रेरक से दुष्प्रेरण किया है और जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरण किया गया है वो क्या कहलाता है, दुष्प्रेरित व्यक्ति कहलाता है। तो यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो, ऐसा लोक सेवक यदि कोई पुलिस वाला हो या कोई सुरक्षा वाला हो, तो लोक सेवक हो जिसका कर्तव्य क्या है, अपराध को रोकना, अपराध का निवारण करना। लिखा हुआ है आईपीसी में आपका, अपराध का निवारण करना माने अपराध को रोकना है। तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो उस अपराध का दीर्घतम कारावास, जो अपराध हुआ है उसके दीर्घतम कारावास का कितना, 1/2। तो 1/4 कम होता है, 1/2 अधिक होता है। तो मैंने 3 वर्ष की सजा है, अधिकतम सजा कितनी वर्ष की, किसी अपराध में 3 वर्ष की सजा है और उस बात का दुष्प्रेरण किया गया है, तो सजा कितनी होगी, 1/2 माने आधी होगी। 3 वर्ष का आधा कितना होगा, 1.5 साल। तो ये सजा क्यों बढ़ा दी गई है, बात तो दोनों में एक ही है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका दायित्व अधिक है। इसमें क्या है, दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित जो है वो कोई लोक सेवक है जिसका काम क्या है, अपराध को रोकना है, वो अपराध खुद ही कर रहा है, उसका काम क्या है, अपराध को रोकना है, वो अपराध खुद ही काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने के लिए अधिक सजा रखी गई है। तो वहां पर ऊपर 1/4 रखी गई है, यहाँ पे 1/2 जो 1/4 से अधिक है। तो ये हमारा पार्ट 2 था। अभी पार्ट हमारा 3 भी होगा, बिल्कुल होगा, और उसमें हम आपको 117, 118, 119 और 120 यही बताएंगे। तो हमारा ये प्रयोजन है कि हम धारा, जो इम्पोर्टेंट धारा है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो ना छोड़े, क्योंकि इनसे निसंदेह रूप से क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में, तो मैंने इसलिए इनको छोड़ा नहीं है। तो किसी को समझाने में कठिनाई होती है, बच्चों समझ में कम आती है, तो आपको इसमें धारा याद नहीं रखना है। आपको धारा तो ये याद रखना है, 108 याद रखना है, और आपको धारा 114 याद रखना है।
माने कि यदि दुष्प्रेरक घटनास्थल पर उपस्थित हो जाए तो ये विधि ये मान लेती है कि ऐसा अपराध जो है उसने स्वयं किया है, भले उसने अपराध में कोई भी सक्रिय सहयोग नहीं किया, तो उसका सहयोग क्या था, घटनास्थल पर उपस्थित हो जाना था। तो वहाँ दुष्प्रेरक के दायित्व से मुक्ति मिल जाएगी इसको। दुष्प्रेरक क्यों कहलाएगा वो, तो सीधे घटनास्थल पर आ गया, तो उसको सीधे सीधे जो है वो प्रथम अपराधी मान लिया जाता है। इंग्लिश विधि में दो अपराधी होते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो दुष्प्रेरक पे क्या होता है, घटनास्थल पर जब उपस्थित हो जाता है तो वो प्रथम अपराधी की श्रेणी में आ जाता है। तो यही था आपका, और कल की भी क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसको देखिएगा। मेरा ये ऑफलाइन क्लास चल रही है, यदि आप इसको आना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास में बैठना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो मेरे वीडियो तो मैं दे रहा हूँ, इसको देखिए। हाँ, थोड़ा सा ये दिक्कत है कि हमारे पास अभी संसाधन, शायद हमने कोशिश ही नहीं की संसाधन निकालने की, उसने मेरी क्लास लेता रहा, उसी में मेरा ये आइडिया आया कि अगर इस क्लास का वीडियो बना करके उन बच्चों तक ही पहुँचाऊँ जो बच्चे हमारी क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, तो उनका भी जो है वो फायदा होगा। तो चलिए अगले वीडियो पर फिर मुलाकात होगी हमारी। नमस्कार, धन्यवाद।